नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में विश्व संस्कृति उत्सव की शुरुआत, प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। आर्ट ऑफ लिविंग को एनजीटी से राहत, 25 लाख देकर बाकी रकम चुकाने के लिए मिला 3 हफ्ते का वक्त। संसद में फिर उठा माल्या के देश छोड़कर जाने का मुद्दा, कांग्रेस ने लगाया लुकआउट नोटिस बदलने का आरोप। ईडी ने माल्या को 18 मार्च को हाजिर होने का दिया आदेश। आधार बिल लोकसभा से पारित, धन विधेयक पर विपक्ष के सवाल, वित्त मंत्री ने खारिज की स्थायी समिति में भेजने की मांग। औद्योगिक उत्पादन में लगातार तीसरे महीने गिरावट, जनवरी में घटकर -1.5 पर पहुंचा। पूंजीगत सामानों की खरीद में भारी कमी। T20 विश्व कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तानी टीम, पाक सरकार ने दी दौरे को मंजूरी, भारत ने सुरक्षा चिंताओं को किया दरकिनार। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हो गई। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से 25 लाख रुपए जमा कराने के बाद इसकी इजाज़त दी। 5 करोड़ रुपए में से बाकी राशि 3 हफ्ते में जमा करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने इस मसले को उठाया और सरकार पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 25 लाख रुपए जमा करने और 4 करोड़ 75 लाख रुपए अगले 3 हफ्ते में देने पर हामी भरने के बाद एनजीटी ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की इजाजत दे दी। एनजीटी ने जुर्माना नहीं देने पर आर्ट ऑफ लिविंग को पर्यटन मंत्रालय की ओर से मिलने वाली बाकी आर्थिक मदद रोकने की बात कही। साथ ही इस मामले में संबंधित सरकारी एजेंसियों से 4 अप्रैल से पहले रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कोर्ट के सामने इन्होंने खुद बोले कि ये पेमेंट करेंगे, उसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कोर्ट के सामने कि ये जो 5 करोड़ है वो पे करेंगे और उसके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए 25 लाख रुपए जो है आज वो डिपॉजिट कर रहे हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग ने कहा था कि वो इतनी बड़ी राशि का जुर्माना एक साथ नहीं भर सकते और इसके लिए 4 सप्ताह का समय मांगा। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने प्रदूषण के बावजूद उसने यमुना को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एनजीटी ने उसे विवाद का मुद्दा बनाने पर आर्ट ऑफ लिविंग से नाराजगी भी जताई। एजेंसीज के ऊपर सबसे पहले ये क्या है कि अभी भी जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट्स है अथॉरिटीज़ है उनको इंश्योर करना है कि जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं कानून के अंतर्गत वो सब अभी भी इन प्लेस होना चाहिए और उसके साथ ही इवेंट आगे बढ़ सकता है। राज्यसभा में भी श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का मामला उठा। सीपीडब्ल्यूडी कह रहा है कि ये जो स्टेज है खराब, पहले ये बात हम डिस्कस कर दिया। कह रहा है, आपके इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वहाँ बड़ा हादसा होगा। श्री श्री रविशंकर इवेंट, दिस इज अ कंप्लीट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री श्री रविशंकर का बचाव किया है। श्री श्री रविशंकर जी को लेकर विवाद खड़े होने का कोई प्रश्न नहीं है, वो तो विवादों का समाधान करते हैं। इससे पहले एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को शुक्रवार तक जुर्माने की 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करने को कहा था। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शुक्रवार से रविवार तक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों से लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रविंद्र सिंह चौहान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बारिश के बीच आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां पर अलग अलग देशों से आए कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ और सांस्कृतिक नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अगले 3 दिनों में 155 देशों के 36,000 कलाकार यहां पर अपने परफॉर्मेंस यहां पर देंगे। और साथ ही साथ आज इसकी शुरुआत जो हुई वहां पर नरेंद्र मोदी उन्होंने आज इसकी औपचारिक शुरुआत की। तो दुनिया हमारी ओर क्यों देखेगी? मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का
इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि 35 साल से छोटे से कार्यकाल का ये मिशन दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसी ताकत के भरोसे आप फैल चुका है, उन देशों को अपना कर चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया। मैं अभी कुछ समय पहले जब मंगोलिया गया था, मैं हैरान था। मंगोलिया में एक स्टेडियम में आर्ट ऑफ लिविंग के सभी बंधुओं के द्वारा मेरा रिसेप्शन रखा गया। उसमें भारतीय तो बहुत कम थे, पूरा स्टेडियम मंगोलियन नागरिकों से भरा हुआ था और उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का परिचय करवाया, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरक था। तो इस कार्यक्रम और इसको लेकर जिस तरीके के विवाद जुड़े उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर शुरुआत करूं, मोदी साहब ने जो भी कहा, किस तरीके से तमाम देशों में इस संगठन ने अपने पैर फैलाए, वहाँ पर भारत का मैं कहूँ एक तरीके से नाम हुआ। क्या इसे कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो सांस्कृतिक विरासत या संस्कृति के साथ जोड़कर नहीं देखते, वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत प्रचार या संस्था का प्रचार हो सकता है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? देखिए, ये हर चीज़ में मेन में एक निकालना, लेकिन कोई भी हमारे यहाँ की संस्था अगर एक अच्छा काम दुनिया में कहीं भी कर रही है तो सवाल इस बात का है कि आप उस मैसेज पर जाएं, ना कि मैसेंजर को शूट करने का। अगर कोई उस देश की प्रतिष्ठा को दांव आ रहा हो रहा हो, एक संदेश है, तो डिफरेंट एजेंसीज हैं। मैं कहता हूँ हर चीज़ को आप लोग धर्म की संकीर्णता में नहीं, कई चीज़ें हैं जो उससे ऊपर उठ करके हैं। एक मानवतावाद की बात है, एक योग, एक साइंस है, उसको किसी रिलीजन से जोड़ करके नहीं। तो अगर कोई भी संस्था करती है तो मेरा ये कहना है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। अगर एक पॉजिटिव कर रहा है और किसी की कॉस्ट पे नहीं है, देश की किसी कॉस्ट पे नहीं है, कोई एक सार्वजनिक ढंग से मतलब किसी चीज़ को अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा है और उससे देश का नाम, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि मंगोलियन रेस, पूरे मंगोलिया की जनता में अगर आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उनको लग रहा होगा, उसको अपनाता है, तो हमें कम से कम ऐसे मौक़ों पर इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जिससे हमारी ही प्रतिष्ठा को लगे वो है। जैसा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, शायद आप अगला सवाल आपका वही हो। हाँ, कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि बहुत एक अलग तरह का संकेत, एक मैसेज, लेकिन विवाद जिस तरीके से जुड़े या जोड़े गए, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं विवाद के अच्छाई और बुराई पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, इतना बड़ा आयोजन कई महीनों के बाद संभव हो सकता है, सबको पता है, उन तमाम एजेंसियों को भी पता है जो आज क्वेश्चन कर रही हैं। हमारे समाज में नियम जो बनते हैं, कानून बनते हैं, उनका उद्देश्य होता है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव होना चाहिए उनको, प्रिवेंशन, न कि पनिशमेंट। एक महिला किसी के पास जाती है, जज के पास, कहती है साहब मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है, मेरे दाम्पत्य जीवन की रक्षा कीजिए। जज अगर कहे कि नहीं, जब वो दूसरी शादी कर लेगा उसको जेल में डाल देंगे, तो इससे उसके दाम्पत्य की रक्षा तो नहीं हुई, वो तो अपना दाम्पत्य बचाने जा रही है। आज ऐसे मौके पर जिस समारोह में प्रधानमंत्री जा रहे हों, जिस समारोह में इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, अगर कुछ हो रहा था तो इसको 4 महीने पहले आप रोकते। आज जब पूरा दुनिया देख रही है, 160 देशों के लोग आए हुए हैं, हम इस तरह के विवाद 48 घंटे में इतने पैसे जमा करो जी नहीं करो, सवाल, मैं तो आज बहुत एक बात कह रहा हूँ कि इन संस्थाओं को पनिश किया जाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी।
अगर गलत है सही है, आप कानून का पालन करना आपका काम है। आप करें कि एक समय सीमा है, एक टाइमिंग जो है आप ये बताइए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ उदाहरण है। जो लोग आज राज्यसभा में और लोकसभा में बातें कर रहे हैं, पूरा नोएडा 25 साल में बना है और जमुना के किनारे आज अचानक अभी 1 साल पहले एक फैसला आता है कि साहब ये तो सारा अवैध कंस्ट्रक्शन है। 30 साल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब ये संस्थाएं कहाँ थी? और अचानक चूंकि जो नए बन रहे थे वो बेचारे बायर्स अभी तक सड़क पर घूम रहे हैं और वो फैसला अब जाकर के हुआ है, परिभाषा बदली है, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं जी हमारा काम 100 मीटर में चल जाएगा। व्हाट इज दिस? इलाहाबाद में कुंभ लगता है, हर साल लगता है। मेरा ये कहना है कि कुछ चीजों को, घटनाओं को आप तर्क के सहारे देखें। इकोलॉजिकल डिजास्टर है, कितनी नदियों की सेवा किया है आप लोगों ने 68 सालों में, 70 सालों में जो इस देश की बर्बादी हुई है। कहीं तो धर्म आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, कोई कानून साफ नहीं है। और मेरा ये कहना है कि आप कीजिए, उस पर सोचिए। ये प्रशासन, सत्ता, सरकार सबका फेल्योर है। मैं रविशंकर को दोष नहीं देता हूँ। सिस्टम जिस तरीके से रिएक्ट करता आप ये बताइए या फिर जिस कि बिना इस देश के सिस्टम की मदद के कोई इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो सकता है? मुमकिन नहीं है। नहीं है ना। प्रधानमंत्री को इनविटेशन का फैसला आज नहीं होगा, राष्ट्रपति को बुलाए जाने का फैसला आज का नहीं है, एंड एवरीबॉडी नोस। और एन मौके पर जब इतने सारे 160 देशों के लोग आ रहे हैं तो हमारे यहाँ डिबेट छिड़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, कि इलीगल है, पैसा जमा किया कि नहीं जमा किया, फलाना चीज हुई। दिस इज नॉट द वे। किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो मुझे आप दूसरा उदाहरण दे दें। ये तमाम डिफरेंट एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन गैप, या जानते हुए भी कि जो किसी तरह का समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर ऊपर से करने की इच्छा नहीं है। जो सवाल जहां पे बड़े तीखे होते हैं उन पर मौका देख करके आप एक्शन झपट्टा मार लो। उसी तरह से जैसे महिला गई, उसका पति शादी करने जा रहा है, कोर्ट कुछ नहीं करेगी जी, नहीं उसको तो हम 7 साल 22 के अंदर जेल भेज देंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। यह कानून इसलिए नहीं बना था कि सारे पतियों को आप जेल में डाल दें। कानून इसलिए बना था कि उस महिला के दाम्पत्य जीवन की रक्षा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत संगीत, सानिध्य मिला जिन्हें कई घरानों का। हम तो पैदा होते हैं एक घर में, मगर जब बाहर जाते हैं तब बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। घराना इज ए यूनिकनेस, घराना इज ए कन्फाइनमेंट। तो दोनों को बैलेंस से आपको आगे जाना है। मिलिए इस बार शख्सियत में पंडित अजय चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। संसद में लगातार दूसरे दिन उद्योगपति विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मसला गूंजा। कांग्रेस ने सीबीआई पर माल्या के खिलाफ नोटिस बदलने का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई ने कहा कि लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ था। तो ईडी ने माल्या को सम्मन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मामला फिर उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लुकआउट नोटिस जारी कर माल्या को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 महीने के बाद ही इसे इन्फॉर्मेशन नोटिस में बदल दिया गया, यानी माल्या के देश से बाहर जाने पर महज सूचना देने को कहा गया। What made the government, the CBI, to change its original order of 16 October on 15th of November, and what were the reasons when Mrs. Pillay was not allowed, but on the same grounds the government has said that since there was no court order we could not allow her. Okay. कांग्रेस के आरोपों पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि माल्या को क्वात्रो की जैसी छूट नहीं मिलने वाली।
देश का आनापाई देश को वापस लौटाया जाएगा, हम उसको कटौती की तरह कंसेशन देने वाले नहीं है। इसलिए अगर उनका इस तरह का अनुभव है तो उस अनुभव के आधार पर अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो आई एम वेरी सॉरी, हम उनको स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उस तरह की छूट नहीं देने वाले हैं जिस तरह से उन्होंने कटौती को दी थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने किंगफिशर एयरलाइंस को आईडीबीआई से मिले 900 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में माल्या को समन भेजा है। वहीं एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ए रघुनाथन से शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पूछताछ की। ईडी ने बैंक के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी समन भेजा है। इसमें बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल भी हैं। इनसे निजी संपत्ति और आयकर रिटर्न के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। एफआईआर में आरोप है कि आईडीबीआई बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया। इस बीच विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि वो भगोड़े नहीं हैं। विदेश जाने पर उन्होंने कहा कि वो कारोबारी हैं और बाहर आना जाना लगा रहता है। विजय माल्या की कंपनियों पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आधार को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। विपक्षी दलों ने इसे धन विधेयक यानी मनी बिल के तौर पर पेश करने पर आपत्ति जताई और अस्थायी समिति को भेजने की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में नागरिकों की निजता की पूरी हिफाजत की गई है। The question is that the bill be passed. Those in favor में से आए। लोकसभा में धन विधेयक के तौर पर पेश आधार बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक में आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने इसे धन विधेयक बनाने का भी बचाव किया। Honorable predecessor speakers have taken a view that machinery is incidentally created. The principal purpose is the spending of the money and the targeting of that money in a particular manner. So it doesn't lose its character as a money bill. विधेयक में सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी या सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का प्रावधान है। विपक्षी दलों ने चिंता जताई कि आधार कार्ड में दर्ज लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। Only this card is not for identification, but it is also for other things. So many personal information you have to give. So therefore, what harm is there if you refer it to the standing committee? I oppose the Aadhaar bill. I do not support the collection of such sensitive data from individuals of this nation. We are a multicultural, multilingual state. We have a plethora of cards that we can rely on. सरकार को उम्मीद है कि बिल के कानून बनने से भ्रष्टाचार रोकने और सब्सिडी का पैसा सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है, इसलिए इसे धन विधेयक के तौर पर पेश किया गया है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर चर्चा करके बिल नहीं लौटाती है तो इसे मंजूर मान लिया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। असम में पहले दौर की 65 सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 18 विधानसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इस दौर के लिए उम्मीदवार 18 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। 19 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 21 मार्च तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 4 अप्रैल को मतदान होगा। असम में पहले दौर के दिग्गज उम्मीदवारों की बात करें तो तीताबोर सीट से मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल की मांजरी सीट भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करते वक्त सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार आगे भी वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके सत्ता में आने से पहले राज्य कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के चलते उसे उबारा गया। बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने पर भी खास जोर दिया गया। साथ ही उद्योग और लोगों के लिए बेहतर योजना बनाने का वादा है। 100% घरों में 1-2 महीने में बिजली पहुंचाने का वादा है, तो वोट के लिए सस्ती राजनीति से भी इनकार किया गया है। কোটি কোটি টাকা দেনা মাথায় নিয়ে যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ডিসিপ্লিন ছিল না,
FRGM অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন আমরাই চালু করে আমরা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी से 2010 और 11 की बैलेंस शीट मांगी है। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन सिंह ने यह आदेश दिया। साथ ही एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट भी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपियों के निजी दस्तावेज नहीं हैं। स्वामी की दलील थी कि इन दस्तावेजों के बिना आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 7 आरोपी हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत आएगी। पाकिस्तान सरकार ने आज इस बात को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान के साथ बैठक के बाद ये फैसला हुआ। पाकिस्तान टीम दुबई के रास्ते भारत पहुंचेगी और इससे पहले पाकिस्तान के भारत में उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात की थी। भारत ने टीम को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी भी देश का यदि कोई यहाँ पर सिटीजन आता है तो भारत उसको सुरक्षा देता ही देता है। इसलिए सुरक्षा को लेकर किसी को आशंकित होने का कोई कारण नहीं है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सामने आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना होगा। CISF के 47वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं। भूमंडलीकरण के दौर में अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है। उन्होंने सुरक्षा बलों से साइबर अपराध को चुनौती के तौर पर स्वीकारने को भी कहा। उनके मुताबिक अर्धसैनिक बलों में महिला कर्मियों की संख्या कम से कम 33% होनी चाहिए। एक तरफ भारत की विरोधी ताकतें भारत के विकास को देखकर भारत को वह कमजोर करना चाहती हैं, भारत के ऊपर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए बैठी हुई, और दूसरी तरफ आतंकवाद का यह बड़ा खतरा। और मैं जानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का भी एक कोर कॉम्पिटेंस है और यह कोर कॉम्पिटेंस आपका और अधिक बढ़ना चाहिए। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में 69,575 करोड़ रुपए निवेश करेगी। लोकसभा में आज पेश अनुदान की पूरक मांगों में इसका प्रावधान है। इससे भारत के वोटिंग अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। 188 सदस्यों वाले IMF में फिलहाल भारत का वोटिंग अधिकार 2.34% है, जो बढ़कर 2.44% हो जाएगा। इसके साथ भारत IMF के 10 बड़े सदस्यों में शामिल हो जाएगा। पिछले साल अमेरिकी कांग्रेस ने IMF में सुधार और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कोटा बढ़ाने को मंजूरी दी थी और भारत लंबे वक्त से ऐसे सुधारों की मांग करता रहा है। लगातार तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की विकास दर नकारात्मक बनी रही है, गिरकर -1.5% पर पहुंची और इसकी वजह विनिर्माण क्षेत्र का खराब प्रदर्शन और पूंजीगत सामानों की कम खरीदारी रही। IIP में दिसंबर में 1.2% और नवंबर में 3.4% की कमी की गई। जनवरी में पूंजीगत सामानों की खरीद में भारी कमी आई और इसमें -20.4% की कमी दर्ज की गई। वहीं विनिर्माण सेक्टर में 2.8% की गिरावट आई। 22 में से 10 औद्योगिक समूहों की वृद्धि दर नकारात्मक रही। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ISIS के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें आतंकी संगठन के कई ठिकाने बर्बाद हो गए, जहां पर रासायनिक हथियारों को छुपा कर रखा गया था। पेंटागन के मुताबिक यह कार्रवाई आतंकी सुलेमान दाऊद से मिली जानकारी के बाद की गई थी। ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अमेरिका और उसके साथी देशों ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के रासायनिक ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इस हमले में IS के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं, जिसे इस लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। We're confident that the strikes that have been conducted have disrupted and degraded their chemical weapons capabilities. I'm not going to say that we've knocked it out in full. But we feel confident that we've made a difference with regard to that. हमले में कुल 17 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें इराक के 5 शहरों में IS के 11 और सीरिया के 6 अड्डे शामिल हैं। अमेरिका को इन ठिकानों की जानकारी कुख्यात आतंकी सुलेमान दाऊद अल बकर से हासिल हुई थी।
सुलेमान दाऊद रासायनिक हथियारों का विशेषज्ञ है और ISIS के लिए काम कर चुका है। उसी की निशानदेही पर ये हमला किया गया। सुलेमान दाऊद फरवरी में अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ा था। In February, coalition forces captured Suleiman Dawood al-Bakr, aka Abu Dawood, ISIL's emir of chemical and traditional weapons manufacturing, during an operation in Iraq. His capture removed a key ISIL leader from the battlefield and provided the coalition with important information about ISIL's chemical weapons capabilities. आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ जंग में दाऊद की गिरफ्तारी अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए वरदान साबित हुई। टास्क फोर्स की शुरुआती पूछताछ के बाद सुलेमान को सुरक्षा बलों की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। गुजरात के सूरत जिले में मौजूद काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में हैवी वाटर के लीक होने के बाद एक यूनिट को बंद कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक प्लांट से किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं हुआ और स्टेशन में काम करने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं। FTII विवाद में पुलिस ने 18 और छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया है। साथ ही 12 अंतरिम जमानत पर चल रहे छात्रों को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया। नोटिस में इन सभी को सोमवार को सत्र अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शुक्रवार को 57 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले गुरुवार को 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। वहीं दूसरी ओर राज्य के सुकमा में नक्सलियों के LED ब्लास्ट में 3 CRPF जवान घायल हो गए। देश के लिए भारत शब्द का ही उपयोग किए जाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को इंडिया की जगह भारत शब्द का उपयोग करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी को बाध्य नहीं कर सकती। भारतीय डाक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। इन ट्रेनियों ने उपराष्ट्रपति से अपने अनुभव साझा किए। ये सभी अधिकारी 2015 बैच के हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 9 साल की मुस्कान अहरबार झुग्गी बस्ती के बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रही हैं। मुस्कान बीते 26 जनवरी से भोपाल के दुर्गानगर बस्ती में सरकार की ओर से संचालित पुस्तकालय चला रही है। मुस्कान अपने स्कूल से लौटने के तुरंत बाद लाइब्रेरी चलाती है। शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 24,718 पर बंद हुआ और निफ्टी 24 अंक की बढ़त के साथ 7,510 पर। फतिन क्याओ म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से राष्ट्रपति पद के अंतिम उम्मीदवार तय हो गए हैं। फतिन नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के करीबी हैं। म्यांमार में कुल 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में होंगे। म्यांमार में अगले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। जापान में साल 2011 में आए भयानक भूकंप को शुक्रवार को 5 साल पूरे हो गए। इस दुर्घटना की बरसी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया। 2011 में इस भूकंप में आई सुनामी में 1 लाख ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से अभी भी कई लापता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि H1B1 वीजा सुविधा को खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अपनी कंपनी के लिए वो इस सुविधा का लाभ लेते हैं। उनका मानना है कि इस वीजा के चलते अमेरिकन कर्मचारियों के रोजगार के अवसर खत्म हो जाते हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।